नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि देहरादून समेत 10 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है और ऐसे में देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और कई ऐसे इलाके हैं जहां ऑरेंज अलर्ट बारिश का जारी कर दिया गया है। हरिद्वार, टिहरी, चमोली, उधम सिंह नगर के लिए येलो अलर्ट जारी हो चुका है। पहाड़ों में लगातार बारिश से अब बढ़ रहा है गंगा का जल स्तर और इसलिए एसडीआरएफ की टीम कई ऐसे संवेदनशील एरिया है जहां पे तैनात कर दी गई है। प्रशासन की तरफ से लगातार मदद का हाथ बढ़ाया जा रहा है और ग्रामीणों की मदद की जा रही है। बता दें कि कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ जनपद ऐसे हैं जहां पे ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है तो दूसरे जिलों में येलो अलर्ट जारी हो चुका है। देहरादून समेत 10 जिलों में आज भारी बारिश के आसार है। ऐसे में जानकारी आप तक पहुंचा दे। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत के लिए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। और अगर येलो अलर्ट की बात की जाए तो येलो अलर्ट में हरिद्वार, टिहरी, चमोली, उधम सिंह नगर को रखा गया है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। जब पिछले कई दिनों से देवभूमि की यही तस्वीर निकल के सामने आ रही है। भारी बारिश लगातार हो रही है, लैंडस्लाइड भी हो रही है, लोगों की जान जो है वो जोखिम में इस वक्त बनी हुई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, अभी क्या स्थिति है, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट भी जारी हो चुका है और कुछ इलाके ऐसे जहाँ पे येलो अलर्ट जारी है? जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया है उसके बाद से लगातार लगभग देर रात से जो बादल बन के आया है उसके बाद लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है। हालांकि हरिद्वार की बात करें तो सुबह तड़के जरूर यहाँ पर बारिश हुई थी। हालांकि अभी मौसम जो बारिश है वो रुकी हुई है। हालांकि जिस तरह से पूरे अगर प्रदेश की बात करें, जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है, पहाड़ों पर भूस्खलन की जो देखने को मिल रही है समस्या, उसके कारण कहीं ना कहीं जो यात्रा है उसको भी प्रभाव पड़ रहा है। अगर हम बात करें जो टूर एंड ट्रेवल्स के जो व्यवसायी है उनकी अगर बात करें तो वो भी जो यात्रा का सीजन है उसको रोकने के चलते उनको काफी परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो पूरे प्रदेश में इस समय जो बारिश के बाद समस्याएं देखने को मिल रही है उससे कहीं ना कहीं 1000 करोड़ का जो नुकसान पूरे प्रदेश भर में माना जा रहा है कि हुआ है, जिसको लेकर जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने केंद्र सरकार से भी प्रदेश को कुछ राहत राशि देने की मांग यहाँ पर की है। जी, बारिश के कारण गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। अभी क्या स्थिति है? जलस्तर सामान्य है या खतरे के निशान से ऊपर है? देखिए, पिछले दिनों जिस तरह से बारिश हुई उसके बाद जो गंगा थी वो अपने चेतावनी स्तर और खतरे के निशान से लगातार ऊपर रही थी। लेकिन अगर हम अभी की फिलहाल की बात करें तो फिलहाल जो गंगा का जो जल स्तर है वो अभी सामान्य स्तर पर अभी जा रहा है। हालांकि जिस तरह से सड़क पर लगातार बारिश हो रही है गंगा का जल स्तर जो है उसकी वजह से बढ़ भी सकता है। लेकिन अभी जो अगर हम बात करें गंगा के स्तर की वो भी सामान्य स्तर पर जा रही है। ऑरेंज अलर्ट और एक तरफ येलो अलर्ट, कई अलर्ट लगातार कई दिनों से देवभूमि में जारी होते चले आ रही है। अभी क्या स्थिति है? क्या लैंडस्लाइड की घटना अभी भी हो रही है? वहां पे स्थिति सामान्य है और कौन कौन से ऐसे संवेदनशील एरिया जहाँ पे एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है? विकास, देखिए, अगर हम प्रदेश भर की बात करें तो लगातार बारिश के कारण कहीं ना कहीं भूस्खलन की जो समस्याएं हैं जो देखने को मिल रही हैं लगातार। और अगर विशेष तौर पर बात करें हरिद्वार की तो हरिद्वार के जो मैदानी क्षेत्र है जहाँ गंगा का निचला स्तर है जो लगभग जो क्षेत्र है वहां पर समस्याएं देखने को मिली थी, जहाँ जल भराव के कारण जहाँ खेतों में नुकसान हुआ था, वहीं कई जो कॉलोनियां हैं वहां पर जो गांव है वहां पर पानी भर आया था, जिस कारण से समस्याएं उत्पन्न हुई और एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पर उतरना पड़ा था। हालांकि अब कुछ दिनों से सामान्य जरूर स्थितियां हुई हैं, लेकिन जिस तरह से येलो अलर्ट यहाँ पर मौसम विभाग ने जारी किया है उसके चलते अगर गंगा का जल स्तर एक बार फिर बढ़ता है तो कहीं जो इस तरह के जो क्षेत्र है वहाँ फिर से एक बार समस्या उत्पन्न हो सकती है। जी बिल्कुल, इस पूरी तबाही में किसानों की फसलों को भी नुकसान हुआ है। क्या उनको मुआवजा दिया जाएगा, क्योंकि मांग तो लगातार उठ रही है उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम बात करें जो किसानों की जो खेती की जो जमीन है, खेत है, वो वहाँ पर नुकसान हुआ है, जिसके चलते केंद्र सरकार की जो टीम आई थी आकलन करने के लिए, उसके बाद हालांकि प्रदेश सरकार से कुछ राहत राशि जरूर दी गई है, लेकिन जिसके बाद और अधिक राशि की मांग के चलते केंद्र सरकार से एक विशेष टीम यहाँ पर आई थी जिसने जो निरीक्षण उससे करने के बाद वो अपनी आगे वहाँ केंद्र सरकार को देगा, जिसके बाद और केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी राहत राशि मिलने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। जी बिल्कुल, स्थिति सामान्य होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से अपनी मुस्तैदी दिखा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका तमाम जानकारी के लिए।
उत्तरकाशी मुख्यालय से महज कुछ ही किलोमीटर दूर बोन गांव को विकास की नई गति देने के लिए सांसद टेरी गढ़वाल ने गोद ले रखा है। लेकिन गांव का विकास किस तरीके से हुआ है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि 2021 में आई बाढ़ के कारण यहां का पुल बह गया था। कई बार लिखित रूप में देने के लिए आज तक यहां पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं और ऐसे में कोई अनहोनी होने पर भगवान ही मालिक है। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर एक शोर से दूसरी शोर जा रहे हैं और बच्चे भी इसी पुल को पार कर रहे हैं जान जोखिम में डालकर। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अभी तक ये पुल क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि काफी वक्त हो चुका है। लिखित भी दिया गया है कि जल्द से जल्द इस पुल को बनाया जाए, लेकिन अभी तक कोई निर्माण कार्य यहाँ पे शुरू नहीं हुआ। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से लोग इस बहती हुई नदी के ऊपर अभी जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार कर रहे हैं और ऐसे में बच्चे भी काफी मशक्कत कर रहे हैं उस छोर तक जाने के लिए। हमारे बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं और पुल 1 साल हो गया टूटा हुआ, अभी उसका निर्माण नहीं हुआ। बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है और टीचरों को भी बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में। जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण किया जाए। और बच्चों के आवाजाही में बड़ी दिक्कत हो रही है। और उत्तराखंड में भू अध्यादेश और यूसीसी को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने अपने कदम काफी आगे बढ़ा दिए हैं और कहा कि प्रदेश में यूसीसी को लेकर गठित की गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और जल्द ही ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी जाएगी। तो वहीं उन्होंने भू अध्यादेश को लेकर भी कहा है कि प्रदेश में इस समय जो स्थिति दिख रही है उसके तहत प्रदेश में भू अध्यादेश को शीघ्र लागू करना बहुत जरूरी हो गया है। यूसीसी के मामले में इस सरकार ने बहुत ही प्रमुखता से कदम बढ़ाया है और आप जानते हैं कि पहली कैबिनेट में जब इससे एकमात्र प्रस्ताव जब पार किया, उससे लेकर अभी तक आप सब चीज जानते हैं कि इस प्रकार से ये कदम आगे बढ़े हैं। और मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय धामी साहब ने इसके लिए जो प्रयास किए हैं, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूं। और शायद हमारा प्रदेश पहला प्रदेश होगा देश का जो इस प्रकार का कदम बढ़ा रहा है, कानून ला रहा है और बहुत जल्द उसमें हम लोग सरकार की ओर से मैं कह सकता हूं बहुत जल्द उस पर निर्णय। देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर के अंदर की तरफ जाने वाले रास्ते के पास भूस्खलन हो गया, जिसके बाद इसकी सूचना प्रशासन को दी गई और मलबा हटाने का काम जारी है। बताया जा रहा है कि लिफ्ट के बगल में भूस्खलन हुआ है, जिसके आसपास अफरा तफरी मच गई है। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां टपकेश्वर मंदिर के पास भूस्खलन हुआ है। कहा यह जा रहा है कि लिफ्ट के आसपास के एरियो में ये मलबा गिरा है। अब मलबे को हटाने का प्रयास लगातार जारी है, लेकिन इलाके में हड़कंप मच गया था उस वक्त जब ये मलबा गिरा था और बड़ी अनहोनी हो सकती थी। ऐसे में लोगों की जान यहाँ पे बाल बाल बच चुकी है। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि ऊपर से किस तरीके से मलबा गिरा है। टपकेश्वर मंदिर के ठीक बगल में यह हादसा हुआ है जहाँ पे लिफ्ट लगी हुई थी। लैंडस्लाइड की तस्वीर निकल के सामने आ रही है। देहरादून के जहां महादेव मंदिर के पास ये लैंडस्लाइड हुआ है, जहां मलबा हटाने का कार्य जो है वो लगातार जारी है, जो कि तस्वीरों में साफ तौर पे नजर आ रहा है। गनीमत रही कि किसी के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। एकदम साइड में मलबा गिरा था, जिसके कारण अभी तक मलबा हटाने का काम जारी है। और उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करके धार्मिक स्थल बनाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। खासकर वन विभाग की जमीनों पर अवैध रूप से बनाए गए मंदिरों और मस्जिदों को हटाया जा रहा है। बता दें कि पिछले दिनों काफी संख्या में मस्जिदों को ध्वस्त किया गया, जिसको लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि लगातार इस तरफ की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि हरिद्वार में अवैध रूप से बनाए गए मंदिर और मस्जिद को तोड़ा गया और कहा कि आगामी दिनों में भी इसी तरीके से अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। एक एक चीजें काउंटिंग नहीं की जाती, लेकिन लगातार हम हटा रहे हैं। कल भी आपने हरिद्वार में देखा कि 2 बाजार और एक मंदिर को भी हटाया गया। तो और सड़कों पर जिस तरह से जो लोगों के व्यवसायिक प्रतिष्ठान लगे हैं
उनको हटाने के लिए भी एक अभी चिन्हित कर लिया गया है, उनको निशान लगा दिए गए हैं, लोगों को वार्न किया गया कि वो खुद ही तोड़ लें। बाद में अदरवाइज नहीं तोड़ा गया तो हक तोड़ेगा भी और उसमें अतिक्रमण तोड़ने के लिए जो खर्चा आता है वही वसूल करेगा। तो वहीं देर रात मंगलौर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हरिद्वार बाईपास पर भगवानपुर चंदनपुर के ग्राम प्रधान के भाई की गाड़ी पर कुछ अज्ञात लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करी, जहां इस दौरान प्रधान के भाई नौशाद के साथ बैठे एक युवक को 4 गोलियां लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि नौशाद को भी चोटें आई हैं। तो वही बताया जा रहा है कि नौशाद देर रात घर वापस जा रहा था, तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद घायलों को राहगीरों की मदद से अस्पताल भिजवाया गया, जहां गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया। तो घायल युवक को हायर सेंटर रेफर किया गया है। देर रात की घटना बताई जा रही है, जहां अज्ञात लोगों ने पहुंचकर ताबड़तोड़ फायरिंग की ग्राम प्रधान के भाई पर, और ऐसे में उनके बगल में जो शख्स बैठा हुआ था उसको 4 गोलियां लगी है, जिसको अस्पताल में आनंद फार्म में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज अभी भी चल रहा है। लेकिन ये खबर निकल के सामने आई है, जहां बदमाशों के अंदर खौफ जो है वो खत्म होता हुआ नजर आया है। फिलहाल घायल युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है आगे के इलाज के लिए, लेकिन ये कार्रवाई जो है वो पुलिस कह रही है जल्द से जल्द की जाएगी इस पे, और अभी जो है पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। तो ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। देर रात की पूरी घटना बताई जा रही है, जब नौशाद वापस लौट रहे थे और उस दौरान उनके ऊपर ये फायरिंग की गई है। उनके बगल में जो शख्स बैठा था उसको 4 गोलियां लगी है। व्यक्ति आया गुलसाद नाम का ना हमारे पास भगवानपुर चंदनपुर गांव का, तो इसके चोट बाएं कंधे पर, दाहिने हाथ पर और बाएं कंधे के जॉइंट पर चोट के निशान है। इनका भी उपचार कर दिया गया हमारे द्वारा, जो एजेंशियल उपचार है वो किया गया है, बाकी आगे के लिए सर्जन के लिए रेफ़र कर दिया। एक चीज की काउंटिंग नहीं की जाती, लेकिन लगातार घायल युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस, देर रात की ये वारदात बताई जा रही है, यानी कि बदमाशों के अंदर खौफ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है देवभूमि में। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि देर रात की घटनाक्रम है ये, जो ग्राम प्रधान के भाई हैं भगवानपुर चंदनपुर ग्राम के हैं, तो जब वो अपने घर जा रहे थे तो बाईपास के पास उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ अज्ञात बदमाशों के द्वारा फायरिंग की गई। हालांकि फायरिंग में उनके साथ जो एक और अन्य शख्स बैठा था उसे 4 गोलियां लगी हैं, जिससे गंभीर रूप से वो घायल हुआ है। बात की जाए कि बदमाशों में पुलिस का किस तरह का खौफ नहीं रह गया है, जिसको लेकर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं पुलिस पूरी रात बॉम्बिंग करती रही, लेकिन अभी पूरे घटनाक्रम का पता नहीं चल पाया कि आखिर कौन लोग थे जिनके द्वारा फायरिंग की गई है। नौशाद को भी क्या गोली लगी है प्रिंस? जी, नौशाद को भी गोली लगी है क्या, ग्राम प्रधान के भाई को? नहीं, ग्राम प्रधान के भाई नौशाद को हालांकि गोली नहीं लगी है, लेकिन चोटें उनके भी आई है, लेकिन जो उनके साथी हैं उनके 4 गोलियां लगी हैं और वे हायर सेंटर रेफर किए गए हैं। पुलिस का पूरे मामले में कहना है कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी इनमें हमलावर है जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिस शख्स को गोली लगी है उसकी हालत कैसी है इस वक्त? जी, बात करें देर रात की बात करें तो हालत, हालांकि उन्हें उपचार यहाँ रुड़की में दे दिया गया था, लेकिन हालत चिकित्सकों द्वारा गंभीर बताई जा रही थी, जिसको लेकर हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया था। तो क्या आपसी रंजिश का ये पूरा मामला बताया जा रहा है क्या? अभी इस बारे में हालांकि जो ग्राम प्रधान के भाई हैं या अन्य उनके परिजन हैं, उनका अभी साफ तौर पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो इस मामले में पुलिस सभी घटनाक्रम पर जांच कर रही है और पुलिस का भी कहना है कि पूरे घटनाक्रम पर जांच करके तब इसके बारे में आगे खुलासा किया जाएगा। जांच कब तक पूरी हो जाएगी? जल्दी इस बारे में, हालांकि पुलिस के उच्च अधिकारियों से हमारी बात हुई है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी कॉम्बिनेशन के जरिए गांव में जो अन्य लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है और सभी पहलुओं पर जांच करके इस बारे में जल्दी जो हमलावर है उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और पूरे मामले की जानकारी दी जाएगी। ठीक है प्रिंस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।
तो ग्राम प्रधान के भाई पर जानलेवा हमला हुआ है और उनके साथ जो युवक बैठा था उसको 4 गोलियां लगी है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी देहरादून मार्ग पेट्रोल पंप के पास रोडवेज बस और ऑटो कार की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे ऑल्टो कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं ऑल्टो कार में बैठे 4 लोगों में से एक व्यक्ति बुरी तरीके से घायल हो गया, जिससे 108 एम्बुलेंस के माध्यम से मसूरी के उप जिला चिकित्सालय भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई है। तो देहरादून मार्ग पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हुआ है और 2 गाड़ियों की यहां पे भिड़ंत हुई है, बस और कार की यहां पे भिड़ंत हुई है, जिसके बाद से एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और जो भी इसमें शख्स घायल है उसको अस्पताल में पहुंचा दिया गया है आगे के इलाज के लिए। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है ऑल्टो कार और ये बस है जिसके बीच में टक्कर हुई है। ऑल्टो कार और बस के बीच में टक्कर हुई है। हादसा ये हुआ है सर कि एक तो यहाँ पे जो मोड़ पे ये लगा रखा है, पिकअप लगा रखी है। अब बस वाला ने, हम नीचे से आ रहे थे 30 की स्पीड 40 स्पीड में आ रहे थे। हमने जैसे गाड़ी को टर्न करने के लिए थोड़ा गड्ढा बचाएंगे, थोड़ा इधर को काट दिया तो बस वाले ने पूरा ठोक दिया। बहुत स्पीड पे आ रहे थे बस वाले, ना हॉर्न दिया बस वाले ने ना कुछ। अब बैक करने के लिए मैंने बैक गियर मार दिया, नहीं तो बच गए। 3-4 आदमी जाते हैं इस टाइम। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय रविवार को हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने 2024 की 16 से 24 जनवरी के बीच किसी भी दिन श्री राम मंदिर में भगवान राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर संतों को न्योता दिया। उन्होंने कार्यक्रम में संतों को आने का न्योता दिया। इस मौके पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी मौजूद रहे, जिन्होंने चंपत राय की तुलना भगवान श्री राम के भक्त भगवान हनुमान जी से की। में मकर संक्रांति के पश्चात और गणतंत्र दिवस के पहले अर्थात 16 जनवरी से 24 जनवरी के बीच किसी भी दिन रामलला के नए बने मंदिर में भूतल पर गर्भगृह में भगवान की रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाए कि सभी परंपराएं उस दिन आमंत्रित किए जाएंगे। इसी क्रम में मैं आज लगभग 4 महीने पहले आया हूँ। जितना एक दिन में संभव होगा ये मौखिक निवेदन है। शेष विधिवत निमंत्रण ये तो नवंबर के बाद ही संभव है। पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर और पंचम बद्री में विराजमान ध्यान बद्री और उर्गम घाटी के 20 गांवों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण हेलंग उर्गम मोटर मार्ग बीते 20 दिनों से बंद है और आलम यह हो चुका है कि क्षेत्र में गैस की किल्लत सहित खाद्यान्न संकट गहराने लगी है, जिससे घाटी में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण किसी तरीके से जंगल की गीली लकड़ी को जलाने के लिए मजबूर है। मसूरी में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता देहरादून जिला अध्यक्ष मंगला प्रसाद उनियाल के नेतृत्व में मसूरी के पिक्चर प्लेस चौक पर जमा हुए और डालनवाला देहरादून EWS फ्लैटों में पिछले 13 सालों से अवैध रूप से चल रहे मदरसे और मस्जिद को सील न किए जाने और जिलाधिकारी के सील के निर्देशों के बाद MTDA के सचिव मोहन सिंह बर्निया के द्वारा कार्रवाई न किए जाने को लेकर सरकार और MTDA के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके पुतले को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा है कि MTDA में भ्रष्ट अधिकारी लगातार जनता की अनदेखी कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से इस मुद्दे को लेकर
लेकर हिंदू जागरण मंच प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग 24 अगस्त तक पूरी नहीं होती है तो हिंदू जागरण मंच 25 अगस्त को सचिवालय का घेराव करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। उत्तराखंड बेरोजगार संघ की तरफ से स्वास्थ्य महकमे का बड़ा आरोप लगा है। बेरोजगार संघ का आरोप है कि एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन की मशीनें खरीदने के लिए यूपी की ब्लैक वलिस्टेड कंपनी एलाइड मेडिकल लिमिटेड को टेंडर सौंपा गया था। संघ की माने तो इस कंपनी की तरफ से एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन की मशीनें भारत के कई राज्यों में दी गई है, जिनकी कीमत करीब 11 लाख से 17 लाख के बीच बताई जा रही है। लेकिन उत्तराखंड में इन मशीनों की कीमत 59 लाख रुपए भरी गई है, जिसको लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने ऐलान किया है कि अगर जल्दी टेंडर को रद्द नहीं किया गया तो बेरोजगार संघ इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेगा। तो बेरोजगार संघ ने आरोप लगाए हैं स्वास्थ्य विभाग के ऊपर और इससे में कह रहे हैं कि जो कीमत है एनेस्थीसिया मशीन की उससे कई ज्यादा भरी गई है, इसलिए वो कह रहे हैं कि टेंडर जो है इसको रद्द कर दिया जाए। अगर ऐसी मांग नहीं मानी गई तो अब सड़क पे उतरने को वो मजबूर हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।